बीडीसी के चेयरमैन श्री दर्शन सिंह जी, यहाँ की सरपंच श्रीमती आशा कुमारी, अन्य गांवों के पधारे हुए सभी सरपंच एवं पंच साहिबान, मंच पर विराजमान एडिशनल डीजी पुलिस श्री मुकेश सिंह जी, डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर जी, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर अनुराधा जी, यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, चमलियाल के सभी भाइयों बहनों और मित्रों, ये बात मैं शुरू करूं उसके पहले यहाँ के वीर सपूत ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, जिनकी ये जन्मभूमि है सांबा, मुझे आने का सौभाग्य मिला और आप सबसे बातचीत करने का भी अवसर मिला। मैं उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। ऐसा बताया गया है कि यहाँ अनेक वीर सपूत पैदा हुए हैं और ऐसे लोग जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान किया है, उन सबको मैं नमन करता हूं। 7 वर्षों पूर्व भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सीमावर्ती गांवों में चरणबद्ध ढंग से, योजनाबद्ध ढंग से विकास हो, इसके लिए कुछ पहल प्रारंभ की और मुझे लगता है कि 7 वर्षों में बहुत कुछ बदला है। ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि हमारी अभिलाषाएं और आकांक्षाएं अनंत होती हैं। एक मांग पूरी होती है तो उसका धन्यवाद देने के पहले दूसरी शुरू हो जाती है। क्यों, ठीक कह रहे हैं ना? लेकिन मैं कह सकता हूं कि 7 वर्षों में बड़ा बदलाव आया है। आज आपके बीच आने का जो उद्देश्य है, मोटे तौर पर आपके डीसी महोदया से मैंने बात की थी, तो एक तो प्रत्यक्षता जानना कि आपकी कठिनाई क्या है, दूसरा जम्मू कश्मीर यूटी का बजट बनने वाला है। मोटे तौर पर देश की संसद ही पारित करेगी, तो बॉर्डर के जो गांव हैं या जो लोग सीमा पर रहते हैं, उनके लिए बजट में क्या प्रोविजन किया जाए ताकि यहाँ कम से कम जो न्यूनतम एक सभ्य समाज की नागरिक आवश्यकताएं हैं, अच्छी सड़क, बिजली, पीने का स्वच्छ पानी, पढ़ने के लिए विद्यालय, और हर गांव में तो चिकित्सालय नहीं हो सकता है, लेकिन समुचित दूरी पर चिकित्सा का ये इंतजाम, ये मोटे तौर पर हो सके, ये मुख्य रूप से मेरे मन में एक भाव था जिसके कारण हम आए। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये बॉर्डर विलेजेस के लिए जम्मू कश्मीर यूटी के बजट में भी एक प्रोविजन हम सब इस साल करने जा रहे हैं ताकि यहाँ के कामों को द्रुत गति से आगे बढ़ाया जा सके, जो भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। मुझे याद है पिछले साल गुजरात में वर्तमान गृह मंत्री जी ने सीमांत क्षेत्र विकास उत्सव की शुरुआत करी थी। मुझे लगता है कि अब जरूरत है कि जम्मू कश्मीर में भी उस तरह के उत्सव ये सीमा के गांव में प्रशासन के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ये शुरू किया जाए और इस अभियान का आगाज मैं समझता हूं कि आज हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सीमा को एक रेखा के रूप में देखने की जरूरत नहीं है। ये कि जीते जागते क्षेत्र के रूप में यदि हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजों से हम बच सकते हैं। उन विवरणों में मैं नहीं जाना चाहता कि 55 किलोमीटर लंबी एरिया जो है वो सीमावर्ती क्षेत्र में आती है। 3 ब्लॉक मुझे तो बताया गया, आप सब यहीं पैदा हैं तो आपको मालूम है। मुझे याद है एक घटना, एक बार एलजी मुलाकात में यहाँ से किसी ने मुझे सूचित किया था कि कई गांव छूट गए हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। उनमें से मुझे लगता है कि कई लोगों को लाभ मिल गया है। अभी भारत सरकार के मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी आए थे, उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा है और उन्होंने कुछ गांवों का जिक्र किया है जहां क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है और वो लोग भी ऐसी इच्छा जताए हैं कि हमको भी वो लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने एक सूची भेजी है, वो डिविजनल कमिश्नर साहब को मैं दूंगा और डीसी साहब उसका मुआयना करेंगे, फिर उस पर
एक निर्णय आने वाले दिनों में निश्चित रूप से किया जाएगा। कई योजनाएं यहाँ चलाई जा रही हैं और विशेष रूप से रोजगार को लेकर के, और मैं समझता हूं कि दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, शिक्षा और रोजगार। आप में से भी कई मित्रों ने इसका जिक्र किया है। मैं जैसा अभी डीसी महोदया ने बताया, न्यूनतम 10 बच्चे हर पंचायत से चिन्हित करना, उन्हें आर्थिक मदद भी देना और जो अपना इंस्टीट्यूट है उससे जोड़ करके उनकी ट्रेनिंग कराना ताकि वो अपना काम कर सके। ये सच है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में 5 लाख लोग नौकरी कर रहे हैं सरकारी। अब ये आंकड़ा आपको लगता होगा कि बड़ा छोटा है। मैं उसको जब दूसरे दृष्टि से देखता हूं तो मुकेश सिंह जी जिस स्टेट के रहने वाले हैं, बिहार, उसकी आबादी 13-14 करोड़ है और वहां गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की संख्या 1 करोड़ 30 लाख आबादी वाले जम्मू कश्मीर से कम है। तो अगर इसको आप देखते हैं तब समझ में आता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कितना है। अभी सरकारी नौकरियों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, कुछ नौजवानों को मिला है। यहाँ भी इन्होंने बताया 41 हैं। कितने बच्चों को मिला है? हाँ, तो 41, मैंने ठीक ही मुझे याद है, 41 बच्चों को यहाँ भी नौकरी मिली है। और भी विज्ञापन निकले हैं। एक जिक्र आया पुलिस भर्ती में एज बढ़ाने के रिलैक्सेशन का, वो निर्णय 28 से 30 साल करने का किया गया है। 1-2 दिन में मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑर्डर उसका जारी हो जाएगा। जो रिक्त पद है उन्हें भरने की कोशिश की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के भी भारत सरकार की मदद के कारण अनेक योजनाएं यहाँ खास तौर से इस रीजन में प्रारंभ हुई। उससे भी मुझे लगता है कि काफी हद तक सुविधा होगी लोगों को। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अधिक से अधिक युवा अपना काम करें, उस दृष्टि से काम करने की जरूरत है और उसमें हर प्रकार का सहयोग प्रशासन की ओर से आपको मिलेगा। वित्त मंत्री जी भी आई थी, 2 दिन रह करके गई हैं। बैंकों को भी स्पष्ट निर्देश है और इसलिए, और उसमें जो एक कठिनाई आप बता रहे थे कि मार्गेज नहीं कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री मुद्रा में किसी मार्गेज वर्गेज की जरूरत होती नहीं है। 10 लाख रुपए तक ऋण बिना किसी गारंटी के मिलता है। जमीन का एक विषय आपने उठाया है, डिविजनल कमिश्नर उसको देखेंगे। उस दिक्कत को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। सर्वाधिक उचित वैधानिक रास्ता आपकी मदद के लिए क्या हो सकता है, इसका जरूर इंतजाम किया जाएगा, ये मैं आपको कह सकता हूं। एक ये गांव, मुझे लगता है कि मिशन यूथ ने जो टूरिस्ट विलेज योजना प्रारंभ की, शायद इस गांव को लिया है ना, चमलियाल को लिया है। तो इसका धन्यवाद सरदार जी नहीं दिया। मुझे लगता है कि इसके कारण, आस्था के कारण, धार्मिक भावनाओं के कारण या मेले के कारण चमलियाल को जाना जाता था। अब मुझे लगता है कि देश के दूसरे हिस्सों से लोग आकर के उस टूरिस्ट विलेज में रुकेंगे तो यहां से बाहर निकल करके इसकी ख्याति बाकी हिस्सों तक भी जाएगी। हरियाली का जो कार्यक्रम है उसमें यहाँ इसको खूबसूरत बनाने का काम किया जा सकता है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा योजनाएं मिशन यूथ चला रहा है। खास तौर से युवा और महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की ईमानदारी से कोशिश की जा रही है। और मेरा आप सबसे निवेदन होगा, और खासतौर से डीसी महोदया से मेरा निवेदन होगा कि ये सबसे महत्वपूर्ण काम है कि महिलाओं को और नौजवानों को रोजगार से हम कैसे जोड़ सकें। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है इस काम के लिए। जितने लोग चाहेंगे उन्हें निश्चित रूप से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। केंद्र सरकार के भी सभी विभाग, राज्य सरकार, नीति आयोग और सीमा की सुरक्षा में लगे हुए हमारे सुरक्षा बलों के, बीएसएफ के खास तौर से जवान, इनकी एक बड़ी बैठक दिल्ली में हुई थी। और ये जो बीएडीपी प्रोग्राम है, इसमें अनेक संशोधन किए गए।
और उसमें भारत सरकार ने कुछ नीतियां भी बनाई हैं, खासतौर से कौशल विकास को लेकर के, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को लेकर के, सीमा पर्यटन को लेकर के, और इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, पानी और खेती में कैसे आधुनिक खेती कर सकें, इन बातों पर भारत सरकार का विशेष रूप से जोर है। और जैसा मैंने कहा कि आने के पीछे जो मुख्य मकसद है, बनने वाले बजट में सीमावर्ती इलाकों की कठिनाइयों को जान करके उसका उचित प्राविधान कराना, ताकि आने वाले दिनों में इस काम को प्राथमिकता के आधार पर किया जा सके। एक जमाना था जब सीमावर्ती इलाकों से हम लोग पढ़ते थे कि पलायन हो रहा है। मुझे लगता है कि वो स्थिति थोड़ी बदल रही है। क्यों बदल रही है ना? तो सुरक्षा के अलावा न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति न होना भी एक बड़ा कारण थी, और इसके कारण में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हम आपको ये भरोसा देते हैं कि इस प्रशासन का संकल्प है और इसको हम शिद्दत से सीमावर्ती गांवों को इस तरह विकसित किया जाए कि यहाँ के लोग गौरवपूर्वक अपने गांव में रह सकें। ये स्थिति हम बनाना चाहते हैं। पिछले साल मुझे कुपवाड़ा के एक सीमावर्ती गांव में जाने का अवसर मिला था। बैक टू विलेज का कार्यक्रम था, अक्टूबर का महीना था। तो वहां मुझे बताया गया कि 73 साल बाद ग्रिड पावर पहली बार उस गांव में आई। यहाँ के अनेक हिस्सों में मुझे जाने का अवसर मिला है। कभी कभी लगता है कि भगवान भरोसे बहुत कुछ चल रहा था, और आजकल सवाल बहुत उठ रहे हैं तरक्की को लेकर के। मुझे लगता है कि इस विवाद में जाने से बेहतर है कि आगे कैसे इसको ठीक किया जाए। इसका उत्तर आप बखूबी जानते हैं। एक सामाजिक और आर्थिक ढांचा कैसे मजबूत हो और विकास आने वाले समय में तेज गति से हो, इसकी कोशिश की जा रही है। और मुझे प्रसन्नता है जो अभी डीसी महोदया ने प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो मैं कह सकता हूं कि कोशिश की जा रही है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आपकी की जा सके। विद्युतीकरण हर जगह हो गया है ना? कोई गांव बचा है जहां बिजली नहीं पहुंच गया? इन्होंने बताया जल जीवन मिशन का काम टेंडर फाइनल स्टेज में है। हम उम्मीद करते हैं कि स्वच्छ पीने का पानी भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर नल से जल आने वाले 1 वर्ष में पूरा हो जाएगा। स्वरोजगार की चर्चा मैंने की है। 3 टियर पंचायती राज सिस्टम है, चेयरमैन साहब ने बताया, और मजबूत किया जाए। देश का अकेला है राज्य जहां इतने फंक्शन ट्रांसफर किए गए। पूरे देश में मैं कह रहा हूं, केरला जो सबसे महत्वपूर्ण प्रांत माना जाता है पंचायती राज, जरा उठा करके पढ़ लीजिए, जितने फंड्स और अधिकार यहाँ दिए गए हैं वो किसी राज्य में नहीं है। ये ठीक है कि नया सिस्टम है, हमारे लोग भी नए हैं और मुझे लगता है चुने हुए लोग भी नए हैं। एक सज्जन ने मुझे कहा कि साहब वो विधान परिषद की बिल्डिंग हमको दे दीजिए, वहीं कार्यालय बना लें। तो सुझाव अनेक प्रकार के आते हैं। मुझे लगता है कि प्रशासन को और चुने हुए प्रतिनिधियों को मिल करके समझ बूझ के साथ काम को आगे बढ़ाना है, तभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी मजबूत होगा। और मुझे लगता है कि प्रशासन का संपर्क भी, संवाद भी जनता से ठीक होगा। हम अपनी योजनाओं को भी नीचे तक पहुंचा सकेंगे। नियत ये है, अब समाज में हर प्रकार के लोग हैं, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने हिसाब से चलते हैं, आपके यहाँ भी होंगे, मुझे लगता है कि आप भी जानते हैं। लेकिन जहाँ तक नियत का सवाल है, मोटे तौर पर प्रशासन चाहता है कि चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, बीडीसी के चेयरमैन हैं, डीडीसी मेंबर हैं, डीडीसी के चेयरमैन हैं, इनका योगदान और इनके सहयोग से ही विकास के काम को आगे बढ़ाया जाए। 350 बच्चों को शायद स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग बीएडीपी प्रोग्राम के अंतर्गत दी गई है। 750 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं शायद। मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि इनकी आमदनी हम कैसे
बढ़ा सकें। यूथ क्लब बने हैं, यूथ क्लब के जो मेरे साथी हैं यहाँ, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप ब्रिज का काम कर सकते हैं प्रशासन और गांव के सामान्य आदमी के बीच में, जिस तरह से पंच सरपंच कर सकते हैं। और आप सबसे मेरा निवेदन होगा कि जो योजनाएं प्रशासन ने शुरू की हैं, चाहे वो राइज टुगेदर हो, मुमकिन हो, हौसला हो, तेजस्विनी हो, साथ करके एक कार्यक्रम चलता है, टूरिज्म के भी अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। तो खुद भी यूथ क्लब के हमारे साथी इसके विशेषज्ञ बने और लोगों को भी मदद करें, ये मैं आप सबसे निवेदन करूंगा। जिस रफ्तार से हम चले हैं, अब समय आ गया कि स्पीड और स्केल दोनों बढ़ाने की आवश्यकता है, तब जाकर के देश के बाकी राज्यों के समकक्ष हम खड़े हो पाएंगे। जब मैं पिछले साल आया था तो एक बॉर्डर के गांव में गया था, वहां मुझे ये बताया गया कि फायरिंग के कारण बहुत सारे किसान अपनी जमीन में खेती नहीं कर पा रहे थे। उस समय हम सबने आग्रह किया था, मैं बीएसएफ से भी और जिला प्रशासन से भी ये अनुरोध करूंगा कि इस तरह की व्यवस्था हमको करनी चाहिए कि निश्चित रूप से हमारे किसान भाई अपनी जमीन पर, चाहे अगर उस पार भी है तो निश्चित रूप से खेती करें। उसमें प्रशासनिक रूप से उन्हें कोई आर्थिक सहायता देने का इंतजाम किया जा सकता है, कोई सब्सिडी दी जाने से उनको प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये निश्चित रूप से इसका प्राविधान हम करेंगे ताकि वो अपनी खेती ठीक से कर सकें। सड़क की चर्चा हो गई है। एक आप सबको मालूम है कि सोलर पंप मिला है कुछ, तो आ जाएगा। इस इलाके में अधिक से अधिक सोलर पंप मिले, इसका इंतजाम निश्चित रूप से किया जाएगा ताकि ये राइस बाउल, माने क्या धान का कटोरा है ये, रामगढ़ ब्लॉक, तो अभी तक तो धान दिखाई नहीं। हम ये कोशिश हम करेंगे कंडी बेल्ट के लिए, जैसा आप सबने बताया है सिंचाई का। आप सबको मालूम है कि भारत प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई, जब पूरा होगी तभी उससे सिंचाई का काम पूरा होगा। ऐसी कोई योजना नहीं कि तुरंत हम चाहें तो उसको प्रारंभ कर दें। बसंतर नदी का जिक्र कुछ साथियों ने किया है। उपजाऊ जमीन का बड़ा हिस्सा पानी के कारण बह जाता है। एक यहाँ से डीपीआर बनकर के सेंट्रल वाटर कमीशन को गई थी, 25 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट रिपोर्ट उन लोगों ने बनाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि तकनीकी स्वीकृति उसकी हुई है, वित्तीय स्वीकृति भी निश्चित रूप से हो जानी चाहिए और होने के बाद फिर उस काम को आगे जरूर कराया जाएगा। उन विभिन्न कार्यक्रमों में मैं नहीं जाना चाहता हूं कि कितने काम हुए, वो सब प्रेजेंटेशन आपने देख लिया है। मुझे लगता है कि ये काम हो जाए, इस पर जरा विशेष रूप से जहां प्रशासन कोशिश करेगा, मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी जरा कोशिश करिए कि इन कामों के होने से मुझे लगता है कि सामान्य लोगों का भला होगा। और आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि संवेदनशीलता के साथ काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से साधुवाद देता हूं, और विशेष रूप से इसलिए कि जिस कठिन परिस्थिति में आप सब धैर्य पूर्वक रहते हैं, जिन संकटों का आप सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, ये निश्चित रूप से सराहनीय है। आप सबको मालूम है कि कोशिशें हो रही हैं कि विकास की इस रफ्तार को दूसरी दिशा में मोड़ा जाए। इन साजिशों को समझने की जरूरत है। कुछ यहाँ भी हैं, कुछ सीमा पार भी हैं जो नहीं चाहते हैं यहाँ अमन, चैन और समृद्धि आवे। इंडस्ट्री का भी काफ़ी मुझे लगता है कि आने वाले समय में तेज गति से विस्तार होने वाला है। और जो मैं समझ पा रहा हूँ कि मोटे तौर पर 31,000 करोड़ के प्रस्ताव इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को प्राप्त हुए, जिसमें 15,000 करोड़ की स्वीकृतियां दी जा चुकी हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि खासतौर से आपके इलाके में बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो उससे भी रोजगार निश्चित रूप से सृजित होगा। हम खुद को, अपने बच्चों को इस बात के लिए तैयार करें
कि किस तरह के इस काम की जरूरत, किस तरह के लोगों की जरूरत होगी। ऐसा स्किल प्रशासन भी कोशिश करेगा। हम अपने भी, मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा अगर सजग रहेंगे तो शायद आने वाले दिनों में आपके पास पर्याप्त अवसर होंगे। बड़ी इंडस्ट्री लगेगी तो एंसिलरी लगाने का भी अवसर मिलेगा, और स्थानीय लोग लगाना चाहते हैं तो उन्हें भी अवसर निश्चित रूप से मिलेगा। एक भर्ती को लेकर के आप सबने 2-3 बातें जो मुख्य रूप से कही हैं। जमीन का हमने डिविजनल कमिश्नर साहब को कहा है, इसका समाधान क्या हो सकता है विधिक ढंग से, क्योंकि हम चाहें कि ये समाधान हो जाए, कानूनी रूप से वो अनुमन्य नहीं है तो कठिनाई आती है। लेकिन हम आपको ईमानदारी से ये बात कहना चाहते हैं कि हम चाहते हैं, और जो भी कानूनी रूप से ठीक होगा वो जरूर किया जाएगा। दूसरी बात, वो भर्ती का, उसका मैं देखता हूं कि जैसे पहले होती थी स्पेशल भर्ती का कार्यक्रम सेना के द्वारा या सीएपीएफ के द्वारा इन इलाकों में हो, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। मैं इतनी बात कहता हुआ सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का और जिला प्रशासन का मैं विशेष रूप से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और जिला प्रशासन ने कोशिश की है चीज़ों को बेहतर कराने, बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने में। एक वो बजरी और रेत वाला एसएसपी साहब जरा कृपा करके देखिए, और डीसी साहिबा, ये मुझे लगता है कि सामान्य आदमी को दिक्कत ना हो। जब रेट तय हो गए हैं तो अगर उससे ज़्यादा बिक रहा है तो मुझे लगता है कि ऐसे ही लोगों के लिए कानून की धाराएं काम करनी चाहिए, सामान्य आदमी के लिए कम करनी चाहिए। फिर से मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। 100 मेगावाट बिजली हमारी हम पैदा करते हैं, हमारी ज़रूरत इससे ज़्यादा है। बाहर से बिजली हम ले रहे हैं। अब दूसरी बात कि हमारी जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्षमता है, अगर बिजली हम बाहर से ले भी आवें तो भी उसको पहुंचाने तक हम सक्षम नहीं हैं। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अभी नहीं है। एक योजना बनी है, उसमें काफ़ी हद तक काम हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में और बेहतर स्थिति होगी। जनरेशन में भी, मैंने बिजली भी हम आने वाले 4-5 साल में 3400-3500 मेगावाट पैदा कर सकेंगे अधिक। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी हमारा इस तरह का हो जाएगा कि जितनी बिजली होगी हम लोगों तक पहुंचा सकेंगे। एक बात और भी है, वो आपके जानकारी के लिए है कि 6300 करोड़ रुपए की बिजली हम खरीदते हैं और 2600 करोड़ रुपया हमको मिलता है। तो ये कितना कम होता है। अब ये व्यवस्था कैसे चलेगी आप बताइए। तो इस पर भी आप लोग थोड़ा सहयोग करिए, क्योंकि बिजली तभी दी जा सकती है जब बिजली विभाग के पास पैसा होगा। मुफ्त में अब न एनटीपीसी बिजली दे रहे, न कोई पावर प्रोड्यूसर दे रहा है। तो इस पर अगर आप सब लोग कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा असर होगा। वैसे मीटरिंग का काम हम शुरू कराने जा रहे हैं, तो उसमें भी आपका सहयोग चाहिए। जरूरत होगी तो गरीब आदमी को, किसान को सब्सिडी दी जा सकती है, लेकिन बिजली का पैसा ही न मिले और बिजली 24 घंटे चाहिए, ये मुझे लगता है कि नहीं चलने वाला है। और इसलिए आप सबसे, मेरा खासतौर से चुने हुए प्रतिनिधियों से मेरा विशेष निवेदन है आप सबसे कि इस तरह का वातावरण पूरे जनपद में और पूरे इलाके में बनाने की जरूरत है। धन्यवाद।